हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल ट्रू शिक्षा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के बारे में पढ़ा था, तो उसमें से हम लोगों ने अभिवृद्धि और विकास तक की चर्चा कर ली थी। अब हम आगे पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत के बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं विकास के सिद्धांत पे। विकास के सिद्धांत आखिर वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जिस पे विकास हमारा निर्भर करता है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास के दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है कि किसी भी शिशु का जो विकास होता है वह सिर से पैर की तरफ होता है। इस बातों पर ध्यान रखिएगा कि सिर से पैर की तरफ बच्चे का विकास होता है। इसलिए मनोविज्ञान की भाषा में इसे मस्तिष्काधोमुखी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्काधोमुखी। या फिर इसका एक और नाम है, कह सकते हैं शिरपुच्छीय दिशा। ये नाम काफी स्पष्ट है कि सिर से पैर की तरफ। इसी क्रम में हमारा जो दूसरा सिद्धांत आता है वो आता है निरंतर विकास का सिद्धांत। अब निरंतर विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत। जो निरंतर विकास का सिद्धांत होता है ये बताता है कि कोई भी विकास, किसी भी शिशु का विकास जो हो रहा है वह अचानक नहीं होता है। कोई भी विकास की घटना अचानक नहीं होती है, वह एक क्रम से होती है, निरंतर होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि विकास बहुत तेजी से हो जाता है या बहुत धीमे हो जाता है। तो ये निर्भर करता है उसके परिवेश के अनुसार। अगला हमारा आता है कि विकास के सिद्धांत में व्यक्तिक भिन्नता, या इसको कह सकते हैं विकास में वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ये तो सर्वविदित है कि सब लोग एक समान नहीं होते। हमारे हाथ की उंगलियां भी एक समान नहीं होती। तो क्या विकास एक समान होगा? बिल्कुल नहीं। जो विकास होता है वो भी भिन्न होता है। हर व्यक्ति में, हर बालक में अलग अलग होता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अगर एक उम्र के दो बच्चों को लिया जाए तो उसमें आपको भी कई भिन्नताएं देखने को मिलेंगी। शारीरिक रूप से भिन्नता होगी, मानसिक रूप से भिन्नता होगी, उनकी संवेगात्मक भिन्नता होगी, समाज में उनके सामाजिकरण की भिन्नता होगी। तो वो सेम नहीं होते हैं। तो इसलिए इसे ये भी जो है विकास में व्यक्ति भिन्नता के सिद्धांत में ये चीजें आ जाती हैं। अब अगले बिंदु पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है विकास में परस्पर संबंध का सिद्धांत, है ना। इसको कह सकते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। जो परस्पर संबंध होता है शिशु का वो उसके घर से ही स्टार्ट होता है। उसका उसके अभिभावक के साथ कैसा संबंध है, उसका उसके घर के सदस्यों के साथ कैसा संबंध है, उसका समाज के लोगों के साथ कैसा संबंध है, उसका परिवेशी ज्ञान के अनुसार कैसा संबंध है। तो ये चीजें, इन चीजों का अध्ययन हम परस्पर संबंध के सिद्धांत के अनुसार करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा विकास का सिद्धांत ये जो प्रकरण था ये पूर्ण हुआ। अब इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले वैसे तो बहुत से कारक होते हैं। जैसे बीमारी भी हो गई, बच्चे की बुद्धि हो गई, उसका शारीरिक विकास हो गया, उसके आसपास के वातावरण हो गए, उसका परिवेश हो गया, उसके माता पिता से जो उसके अनुवांशिक लक्षण प्राप्त हुए ये भी हो गया। तो अगर हम छोटे छोटे बिंदुओं को ना देखें, इनको देखा जाए तो दो मुख्य रूप से हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं। एक पहला आ जाता है वंशानुक्रम
और दूसरा आ जाता है वातावरण। यानी जितने भी छोटे छोटे हमारे कारण थे उनको हमने इन दोनों के अंदर समाहित कर दिया। अब वंशानुक्रम क्या होता है? वंशानुक्रम यानी जो जन्म से प्राप्त, बच्चे को जो जन्म से प्राप्त है, गुण प्राप्त हैं, वो वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसे प्रकृति प्रदत्त भी कहते हैं। यानी उसको एज इट इज उसके माता पिता से उसको मिला है। यानी कि बच्चे के जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे का रूप रंग होगा, जैसे उनके बौद्धिक कुशलता होगी उसी प्रकार बच्चे की होगी, जिस प्रकार का उनका परिवेशी ज्ञान होगा उसी प्रकार से बच्चे का होगा। तो ये वंशानुक्रम उसी के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा जो वातावरण आता है, इसका मतलब बच्चा अपने परिवेश से क्या सीख रहा है, वह वातावरण को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है और वातावरण उससे किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, ये चीजें वातावरण के अंतर्गत आ जाती हैं और ये दोनों मुख्य रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे का जो व्यवहार होता है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीजें वो लेकर आया है, क्या चीजें वो गेन कर रहा है हमारी सोसाइटी से। तो अब हम वंशानुक्रम के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जैसा कि सबको पता ही है कि जैसे ही उन बच्चे के माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे उनके ही लक्षणों से वाले होते हैं। जैसे बच्चे का आकार, रंग, रूप, उनकी आकृति, या फिर ऐसा कह सकते हैं उनकी बौद्धिक क्षमता जैसे उनके माता पिता की होगी वैसे ही बालक की होगी। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा यह प्राप्त है। ऐसा भी होता है कि जो विद्वान माता पिता हैं उनके बच्चे विद्वान हो जाते हैं। जो थोड़े से अल्प बुद्धि वाले माता पिता हैं उनके बच्चों में अल्प बुद्धि आ जाती है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि माता पिता अल्प बुद्धि वाले तो हैं लेकिन उनका बच्चा अत्यधिक विद्वान हो जाता है। या फिर बुद्धिमान माता पिता हैं तो उनका बच्चा अल्प बुद्धि वाला निकल जाता है। तो इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि कहीं ना कहीं इनके पूर्वज के जो गुण हैं वो भी बच्चे में आ रहे हैं। तो साथ ही ये भी है कि जो वंशानुक्रम है ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लगातार चलते आ रहा है। कुछ न कुछ उनके गुण इसमें आपको विद्यमान मिलेंगे। अब आते हैं कि वंशानुक्रम में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो ये हो गया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनके गुण आ रहे हैं। दूसरा विभिन्नता का नियम आ जाता है। वही जैसा कि अभी आपको बताया गया कि माता पिता तो विद्वान हैं लेकिन बालक अल्प बुद्धि वाला निकल गया। माता पिता बहुत सीधे हैं लेकिन बालक थोड़ा सा उदंड प्रवृत्ति का हो गया। और एक समानता का भी नियम आता है कि जैसे माता पिता वैसे ही बच्चे। माता पिता सज्जन हैं तो बच्चा भी सज्जन हो रहा है। माता पिता थोड़े से रूढ़ व्यवहार वाले हैं तो बच्चा भी उनका थोड़ा सा कड़े व्यवहार वाला हो जाता है। साथ ही प्रत्यागमन का जो नियम है ना ये हमेशा चलता रहता है। प्रत्यागमन से संबंध ये है कि उनके जो पूर्वज रहे हैं उनके जो गुण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं। अब कुछ ऐसे आते हैं अर्जित गुण जो बालक अपने परिवेश से ग्रहण कर लेता है। अब ये जो अर्जित गुण होते हैं कभी कभी यही ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं। अब वंशानुक्रम के बाद अब हम चर्चा करते हैं वातावरण पे। यानी जो अर्जित गुण हो गया, जैसा हमारा परिवेश है वैसा ही बच्चा एक्वायर करेगा। तो वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द भी कहीं कहीं आता है। तो पर्यावरण जो है क्या है कि हमारे चारों ओर से मिला हुआ वातावरण। अब हमारा जैसा परिवेश होगा उसी तरह की शिक्षाएं बच्चों को मिलेगी। तो वातावरण कभी कभी बच्चों को अत्यधिक प्रभावित कर देता है। अगर आपकी सोसाइटी अच्छी नहीं है, सभ्य लोगों की नहीं है, तो आप वहाँ पे रहने वाले जो बच्चे हैं वो भी उनके अंदर कुछ गुण वो सीख लेते हैं। बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ भी कई तरीके बच्चे आ जाते हैं, वहाँ से कुछ गुण सीखता है। वो रास्ते में जाता है, अगर कुछ तरीके के लोग और मिल जाते हैं तो वहाँ से भी सीख लेता है। कभी कभी तो माता पिता का व्यवहार भी उसको प्रभावित कर देता है। अगर बच्चे का पिता मान लीजिए शराब की लत लगी है, शाम को आते हैं तो कुछ अपशब्द बोलते हैं, वो चीज़ें हैं, तो बच्चा तो पहले तो चुपचाप सुनता है, बाद में वो चीज़ों को उनको ग्रहण कर लेता है। वो समझता है ये चीज़ें ऐसी की ऐसी हो रही हैं। तो
कहीं ना कहीं अगर मिला के देखा जाए तो जो हमारा विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण का मिक्सअप है। यानी जितना वंशानुक्रम प्रभावित करता है उतना ही वातावरण प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि किसी का रोल कम है। तो कुल मिला जुला के अगर हम देखा जाए तो अगर एक बालक का विकास है यानी वो एक व्यक्ति के रूप में बन रहा है तो हमारा जो व्यक्ति होगा वो वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का होगा। यानी जो व्यक्ति का पूर्ण रूपेण विकास होगा वह इन दोनों के गुणज के बराबर होगा। तो अब हम आगे चलते हैं, विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं। तो उसके पहले आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, तो हम इसको आगे मिटा देते हैं। तो अब हम आगे चर्चा जो करेंगे वो बाल विकास की अवस्थाएं हैं। इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। बाल विकास की अवस्थाएं, वैसे जो बालक का विकास होता है वो जन्मपूर्ण यानी भ्रूणावस्था से ही शुरुआत हो जाता है। भ्रूणावस्था से बढ़ते बढ़ते फिर आप उसका शैशवावस्था, किशोर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था तक। तो इसमें हम मुख्य रूप से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के रूप में ज़्यादा अध्ययन करेंगे। तो बाल विकास की जो मुख्य अवस्थाएं हैं उसको देख लेते हैं। पहला है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था इसको कह सकते हैं जन्म से पूर्व। इसका जो समय होता है वो जन्म से पूर्व होता है। दूसरा फिर आता है हमारा शैशवावस्था। इसको माना जाता है जन्म से लगभग 5 वर्ष तक। फिर अगला हमारा आता है बाल्यावस्था। इसका जो समय है वो है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। फिर जो अगली अवस्था है उसको बोलते हैं किशोरावस्था। इसको मान सकते हैं कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। फिर अगला आ जाता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था वैसे तो इसको माना जाता है 35 वर्ष से ऊपर, ठीक है। वो भी इसको मान सकते हैं, अगर आप 35 वर्ष से ऊपर गए तो मैक्सिमम 60 वर्ष तक। यहाँ हमें बालक के संदर्भ में अध्ययन करना है तो मुख्य रूप से हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की भी चर्चा करेंगे। इस पे हम जानेंगे कि इन अवस्थाओं में बालक का शारीरिक विकास कैसा होता है, उसका मानसिक विकास कैसा होता है, उसका भाषाई विकास कैसा होता है, उसका सामाजिक समायोजन कैसे होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके साथ जो भी सुझाव हों आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहिए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।